हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो हमने कल पहला चैप्टर डिस्कस किया था, अब हम दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्टार्ट होगी, शुरुआत होगी उसकी। तो वही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे से है, देखिए जो आपका ये वाला स्लाइड है, इसमें देखना है आपको कि जो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था, ठीक है। शक्तिशाली बादशाह को मार्क कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मुगलों में जो सबसे अंतिम शक्तिशाली बादशाह था वो औरंगजेब था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न यही बनेगा एमसीक्यू के थ्रू कि मुगल बादशाहों में सबसे शक्तिशाली अंतिम बादशाह का नाम क्या था। तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 में हो चुकी थी, ठीक है। अब उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे, क्योंकि इसके बाद औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसी मुगल सत्ता या मुगल बादशाह ऐसा नहीं आया था जो औरंगजेब के बराबर या फिर अकबर या हुमायूं जैसे जो लोग थे, ठीक है, वो उनकी तरह शासन कर सकें, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा मुगल शासक पैदा नहीं हुआ जो गद्दी को संभाल सके। तो इसका जो फायदा है, ठीक है, वो मुगल सूबेदारों और बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी जो ताकत थी वो अब दिखाना शुरू कर दी थी कि हाँ, अब समय आ गया है कि हम कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर सकते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी, यानी कि सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में रियासतों को बना लिया था, ठीक है। छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। देखिए, मुगलों में दिल्ली जो था बहुत अच्छा, जो दिल्ली था बहुत अच्छा केंद्र था मुगल सत्ता का, लेकिन अब दिल्ली इसके प्रभाव से मुक्त हो चुका था। अब वो सत्ता का केंद्र नहीं रहा था, सीधी सीधी बात है। आगे देखो, अब 18वीं सदी की बात होगी, यहाँ पे 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में तक राजनीतिक स्थिति में अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। मुगलों के बाद ही अंग्रेज की जो सत्ता है वो दिखाएंगे अपनी, कि व्यापार के अलावा भी यहाँ पे अपनी सत्ता को जमा सकते हैं। अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। ये नोट कर लीजिए कि अंग्रेज पहले पहले छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, यानी वो पहले यहाँ शासन करने नहीं, व्यापार करने आए थे। सीधी सी बात है। यहाँ के इलाकों पे कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो वो पहले व्यापार करने आए थे और कैसे कैसे उन्होंने सत्ता को हासिल कर लिया, वो उसके बारे में इसे हमें ये चैप्टर को पढ़ना है। ये देखिए, ये बहादुर शाह जफर है, ठीक है। ये बहादुर शाह जफर जी हैं। ये बहादुर शाह जफर, उसके बेटों को पकड़ लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेंशन है क्यों। देखिए, कैप्टन हडसन है, ये कौन है, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, कैप्टन हडसन। तो जो कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर सफर और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल बादशाह, पहले ही बता दें कि कोई भी मुगल बादशाह ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो मुगल सत्ता को संभाल सके। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुई, ये 1857 की बात है। जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुए तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। तो जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनके बेटों को जफर के सामने मार भी डाला, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई थी
रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून भेज दिया गया था इनको। ठीक है, तो औरंगजेब की बात है ये, 1857 की बात है, जो ये बहादुर शाह जफर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अब ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ेंगे आज तो, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। पहले चैप्टर में थोड़ा लगता है यार कि सन के बारे में है और ये थोड़ी फैक्ट्स ले रही है, लेकिन सेकंड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो मैप है आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है अफ्रीका। ठीक है, ये है अफ्रीका और ये है इंडिया। ओके, अब यहाँ पे से जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ से आए, वो जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं, मैं अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे से आए और फिर केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे अफ्रीका की जो केप किसे कहते हैं, पहली बात ये है भारत का केप, जो सबसे अंतिम बिंदु होता है मैप का, वहीं जिस देश का भी वो केप कहलाता है। तो ये जो केप है वो केप ऑफ गुड होप में वहाँ पहुँचे वास्को डी गामा जी, और फिर धीरे धीरे यहाँ को इंडिया की तरफ ये जा पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करी। अब देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ, एक बात और बता देती हूँ। जो ब्रिटिशर्स थे इनको ये पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली जो थे, उन्होंने भारत की खोज की थी। पुर्तगाल के थे वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ठीक है, इसे ब्रिटिशर्स में समझना, वास्को डिगामा पुर्तगाली था, इसने करी थी खोज 1498 ईस्वी में, समुद्री मार्ग की खोज की थी। तब बाद में ब्रिटिशर्स को भी पता चला, वो भी यहाँ पे फिर आने लग गए थे। चलिए, अब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर लेके, चार्टर मीन्स होता है इजाज़तनामा, कि हाँ आप जा सकते हो इस जगह पे और व्यापार कर सकते हो। तो कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था, यानी कि कोई भी यूरोपीय शक्ति वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती थी। इस इजाज़तनामे का मतलब था इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमतों पे चीज़ें खरीद सकती थी, उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पे बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी होती है तो उसका जो अपना मार्केट होता है, तो दूसरे मार्केट से भी उनका कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो इस टाइम पे अब तो उनको कोई भय नहीं था, क्योंकि कोई भी इंग्लैंड की जो कंपनी थी वो भारत नहीं जा सकती थी, वहाँ जाके व्यापार नहीं कर सकती, तो प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन ख़त्म। तो जाहिर सी बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना जो माल है वो यूरोप में उसे महंगी कीमत पे बेच देगा। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पे प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा। अब वाणिज्य क्या होता है, यहाँ पे है एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें सस्ती कीमत पे खरीदी गई और ज़्यादा कीमत पे बेच कर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। वाणिज्य मतलब सस्ती कीमत पर खरीद कर महंगी कीमत पे बेचना। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना तो तभी वह सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं, उन्हें ज़्यादा कीमत पे बेच सकती हैं, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता है। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट के छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक जो पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो सबसे पहले जो थे पुदुचेरी में, या जिसे पांडुचेरी भी कहा जाता है, वहाँ पे पोर्टुगीज ने अपना पहले ही सत्ता जमा लिया था। और पोर्टुगीज माने पुर्तगाली ही है। ठीक है, गोवा में अपना ठिकाना भी बना लिया था उन्होंने, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली की खोज आती वास्को डी गामा, ये मैंने पहले ही बता दिया, 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचे, और राजा का नाम था जिसने उनका स्वागत किया, उसका नाम था जमोरिन। यहाँ पे नहीं लिखा, बता दी, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इस समुद्री मार्ग पर पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी
व्यापारी भी ये सामने आ गए थे। समस्या यह होती कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूते कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। सूते कपड़े और रेशम, सूती और रेशम की मांग बहुत थी यूरोप में, याद रखना। तो आ सकता है क्वेश्चन कि यूरोप के बाजार में भारत में किस कपड़े की मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सूती कपड़े की मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी, रेशम की मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसके अलावा मसालों में आएगा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जिसे हम सिनेमन कहते हैं, इलायची, लौंग, कार्डेमम, सिनेमम, ठीक है, सिनेमन, ये सारी चीज़ें, क्लोव और ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा मांग उठ रही थी। यूरोपीय कंपनी की भी इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी। उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा था। अब भारतीयों को तो पता चल गया कि ये यहाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं, महंगी कीमत पे बेच रहे, तो उनको लगा कि हम इसे और महंगी कीमत पे बेच देते हैं, और फिर वह मुनाफा जो है यहाँ पे तो गिर ही गया था वहाँ पे यूरोप के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि अब भारत में भी बहुत महंगे चीज़ें बेच रहे हैं। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता कि वे प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों भी लड़ाइयाँ की शुरुआत कर दी। देखो यूरोपीय कंपनी की भी इस प्रतिस्पर्धा, क्योंकि पोर्टुगीज भी आ गए थे, फ्रांसीस भी आ गए थे और डच भी आ गए थे, तो सारी चीज़ें प्रतिस्पर्धा के रूप में उभरी। अब जब कोई कंपटीशन आ जाता है तो जो मुनाफा है वो गिरने लग जाता है। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ एक रफ पेज में। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो नहीं लिखा है वो बता देती हूँ। देखो सबसे पहले पुर्तगाली है, ठीक है, डच तो बाद में है वैसे तो, लेकिन लिख लेते हैं। फ्रांसिस आए, ठीक है, और ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश। अब ये देखिए, अब ये सारी जो कंपनियां थी ये आपस में लड़ रही थी। अब पुर्तगाली की कंपनी का नाम था एस्टाडो दा इंडिया, याद करने के नहीं, आप ऐसे कर लोगे। पोर्टुगीज की कंपनी थी, फ्रांसिस की एक कंपनी थी, डच की कंपनी थी, ब्रिटिश की तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये तो ईजी है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनकी भी प्रतिस्पर्धा होने लग गई थी। अब क्या हो रहा था कि जो भी समुद्री मार्ग से आता तो जहाज को डुबो देता, ठीक है। अब जहाज़ों को ये डुबो रहे थे, ठीक हो गया। अब ये प्रतिस्पर्धा का नहीं, सुरक्षा का मामला भी बन जा रहा था कि कोई भी जो जहाज है सुरक्षित तौर पे आ जाए, समझ गए होगे। एक व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकों किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। किलेबंदी क्या होती है बता देती हूँ। जैसे ये बना लिया मैंने, आपने आजकल देखा होगा ऐसी डिज़ाइन देखी है, ये या ऐसे करके डिज़ाइन होते हैं जो ये किलेबंदी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा, ये होती है किलेबंदी, ठीक है। अपनी वस्तुओं को किलेबंद करने और व्यापार से मुनाफा कमाने की इस कोशिशों के कारण स्थानीय शासक से भी टकराव होने लगे थे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए यह कैसे हुआ। देखिए अब व्यापार और राजनीति कैसे एक साथ चलेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करते हैं। अब यहाँ से कुछ फैक्ट्स बनेंगे। सबसे पहला फैक्ट है 1691 में हुगली में, याद रख लिया, ये डेट याद रखनी है आपको, 1651 हुगली, 91 नहीं 51, 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई इंग्लिश फैक्ट्री। 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई इंग्लिश फैक्ट्री। कंपनी व्यापारी से यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था,
आ सकता है कि पहले इंग्लिश फैक्ट्री के बारे में कुछ संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें। पहला पॉइंट, यह इंग्लिश कंपनी 1651 में हुगली नदी के वहाँ बनी थी। दूसरी बात, यहाँ पे से व्यापार का काम यहीं से चल रहा था। उसे उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे, जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। एक गांव कालीकाता था, जो आज का कलकत्ता है, और इसे कोलकाता भी कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान एक शाही आदेश होता है, ठीक है। चलिए बता देती हूँ उससे कि जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी ना, 1651 में बनी थी, हुगली नदी किनारे। अब यहाँ पे से ही व्यापार चल रहा था, और यहाँ पे ही क्या बोलते हैं, वेयर हाउस भी था, जहाँ से निर्यात का काम होता था, और जो भी चीज़ें थी उसे जमा करके रखा जाता था, और अफसर भी यहीं बैठते थे, ठीक है। और मुगल अफसरों को यहाँ इन्होंने क्या करवा दिया था, ब्रिटिशर ने रिश्वत खिला दी, और वो उनसे मिलकर 3 गांवों की जमींदारी भी ले ली। औरंगजेब से शाही फरमान भी जारी कर लिया। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब क्या हो रहा था, जो कंपनी थी ब्रिटिश, वो तो कर ही रही थी बिना शुल्क चुकाए, लेकिन फिर दूसरी जो कंपनी थी ना, निजी तौर पर जो बनी थी, वो भी अब पैसा देने से मना कर रही थी। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब जो है मुर्शिद कुली खान, उन्होंने विरोध क्यों ना करते। मद्रास के जहाज़ों के सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। अब देखिए, यहाँ पे है व्यापारों से युद्ध तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था, ठीक है। अब बंगाल में क्या हो रहा था, बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव बहुत हो रहा था, क्योंकि वहां पे बिना सोचे समझे किलेबंदी कर दे रहे थे। बंगाल में राजस्व वसूली भी बहुत कम हो गई थी, तो मुर्शिद कुली खान को तो विरोध करना ही था वहां के नवाब को। अब देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय देखिए, रॉबर्ट क्लाइव की फोटो देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा रॉबर्ट क्लाइव, तो इसकी फोटो ये याद रख लीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, तो बता दिया। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजू दौला बंगाल के नवाब बने। अब ये पैटर्न याद कर लेना आप, यहाँ पे मैं को याद करवा देती हूँ। देखिए, पहले कौन बना, मुर्शिद कुली खान, शॉर्ट में लिख देती हूँ, खाली मुर्शिद लिखा है, मुर्शिद कुली खान। सेकंड कौन बना, अली वर्दी खान, और थर्ड बनेगा सुजाऊ दौला। थर्ड कौन बनेगा, सुजाऊ दौला, ठीक है। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सुजाऊ दौला, ठीक है। ये 3 नवाबों का नाम याद रख लेना क्रम से। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के लिए कंपनी ने नजरनाम जो थे नजराने मांगे, ठीक है। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे गए कि हमको नजराना दीजिए, ठीक है, या सीधे सीधे कहो पैसे दे दीजिए, तभी आपको व्यापार का अधिकार बंगाल में मिलेगा। उसी सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। जो नजराना नहीं देगा
वो सिक्के नहीं ढाल ढाल पाएगा और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील की कि उसकी वजह से बंगाल सरकार को राजस्व वसूल कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं है। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों को उनके अधिकारों में अपमानित करने का प्रयास किया। कठपुतली क्या होता है? खिलौना होता है बेसिकली, जो हमारे इशारों पे नाचता है। सीधी सी बात है, तो सभी को पता होगा। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इन बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण कराना होगा, रिकंस्ट्रक्शन करवाना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब किसी को पुनर्निर्माण क्या होता है ये समझ नहीं आ रहा होगा। पुनर्निर्माण क्या होता है? पुनर्निर्माण होता है जैसे कि आपका घर है, ठीक है। अब आपका घर, ये पुराना घर था आपका, वो घर टूट गया, उसका कहीं कहीं से मरम्मत करवानी है, तो आपने उसकी मरम्मत करा दी, यानी कि उसका पुनर्निर्माण करा दिया, ठीक है। अब देखो, ये प्लासी के युद्ध के रूप में बदल जाएगा। अब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई थी। सिजाउद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिजाउद्दौला की ताकत से काफी भय था, क्योंकि सिजाउद्दौला ना बहुत अच्छा शासक था। कि वो कंपनी ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिनिधियों में से किसी को एक नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की कंपनी ने अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पे कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने मद्रास में तैनात कंपनी अफसरों रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं का रवाना कर दिया गया। इस सेना को नौसेना बड़े बेड़े की मदद से मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला को हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर टुकड़ियों को ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला हटाकर मीर जाफर को नवाब बना देगा। अब देखो मैं बताती हूँ क्या होता है। एक बार रीडिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने बुक ली होती है हाथ में, तो आपको लगता है कि हाँ जो हम बुक में वहीं पढ़ा रहे हैं। देखो मैं आपको कहानी बता देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध है, तो उसका अच्छे से बताती हूँ। हुआ क्या था, देखो जो मैंने आपको 3 शासक बताए थे, 3 शासक कौन कौन आपको, एक तो अलीवर्दी खान सेकंड था, तीसरा सिजाउद्दौला था, ठीक है। पहला था जो आपको यहाँ पे मैंने बताया था मुर्शिद कुली खान, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान को अभी यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। मुर्शिद कुली खान बना था, मुर्शिद कुली अलीवर्दी खान की जो मृत्यु हो गई थी वो 1756 में हो गई थी, यानी 56, ठीक है। उसके बाद जो है सिजाउद्दौला शासक बना। अब सिजाउद्दौला शासक बना, अब वो बहुत ज़्यादा सख्त रवैये का नवाब था, और कंपनी को लेकिन बंगाल में ऐसा नवाब चाहिए था जो कठपुतली हमारे खिलौनों की तरह नाचे, ठीक है, हमारी बात माने, और वो शासक केवल एक नाम मात्र का हो। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, वो नाम मात्र का शासक कहलाता है हमारे देश में, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा अपवाद है, लेकिन वैसे ही कुछ मान लो, कठपुतली शासक। कठपुतली का मतलब यहाँ पे कि हम उसको किसी भी तरीके से जो भी कुछ बोले हमारी बात हमारी तरह ही माने, ठीक है। अब सिजाउद्दौला ऐसा तो था नहीं शासक, बहुत अच्छा शासक था। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने एक चाल चली। रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि इसी में से उनके जो सैनिक है या सेनापति है, इन्हीं में से अगर कोई मिल जाए
तो कोई बड़ा मतलब जो सेना का नेतृत्व कर रहा हो, कोई हमें ऐसा रिश्वतखोर मिल जाए या कोई भी ऐसा मिल जाए जो उसके खिलाफ जाए और षड्यंत्र रचे। तो वो था, क्या नाम था, अभी आया था ना नाम, ठीक है। तो ऐसा वो ढूंढ रहे थे। तो उन्हीं का एक सेनापति था जिसका नाम था अभी आया था नाम उसका, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। मीर कासिम था आई थिंक, सॉरी मीर जाफ़र। मीर कासिम तो बाद में बनेगा ना, मीर जाफ़र नाम था, ओके याद रखना। तो जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र को मिला लिया। अब जब युद्ध लड़ने गए प्लासी में, तो वहाँ पे अभी जीता जिताया युद्ध था, क्योंकि जो था मीर जाफ़र वो तो गया ही नहीं अपनी टुकड़ी को लेकर सेना की। अब टुकड़ी को लेके नहीं गया तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि सिराजुद्दौला हार गया और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अंग्रेज़ों के 29 सैनिक मरे और सिराजुद्दौला के आई थिंक मेरे हिसाब से 2000 के आसपास तो थे, ठीक है। ऐसे तो ऐसा बात हुई। अब ये जीता जिताया युद्ध इसलिए था क्योंकि उसने मीर जाफ़र को अपने पक्ष में कर लिया था। तो ये प्लासी का युद्ध एक जैसे फिक्स मैच होता है ना, कुछ भी फिक्स चीज़, ये युद्ध भी पता ही था, फिक्स था कि कौन जीतेगा। अब मीर जाफ़र जो थे, इसलिए उसने वो टुकड़ी को लेके नहीं गया अपनी सेना की, क्योंकि प्रॉमिस किया था रॉबर्ट क्लाइव ने कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे। क्लियर हो गया। अब जब लालच आता है तो फिर ऐसे ही हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया भी मीर जाफ़र को, लेकिन एक कठपुतली नवाब बनाया। ये देखो सिराजुद्दौला की तस्वीर। और ये जो है महान्यायालय में ईस्ट इंडिया कंपनी, लेडन हॉल स्ट्रीट है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट में ऑफ प्रॉपर राइट्स की लंदन में से लेडन हॉल स्ट्रीट पर ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती है। यह एक ऐसी सभा का चित्र है, देखिए कैसे मीटिंग्स हो रही है, ठीक है। लेडन हाउस है ये, लंदन में है। लेकिन संपन्नता का आश्वासन, ये पिंक बॉक्स तो हम नहीं छोड़ेंगे, पढ़ के देख लेते हैं। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे, ठीक है। इंग्लैंड के जो लोग थे, वहाँ की जनता थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकीय जो महत्वाकांक्षी होते हैं ना, महत्वाकांक्षी मतलब क्या होते हैं कि जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, ठीक है, यानी कि अपना एम होता है, उद्देश्य होता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर वहाँ की जो जनता थी इंग्लैंड की, उसमें अविश्वास दिखा। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते में यह चिट्ठी भेजी, विलियम पिट को। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि समृद्धि रियासत पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिसपे इतना शोर मचाना उचित हो। तो ये चिट्ठी लिखी थी विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव बहुत छोटा था, ठीक है, ज़्यादा उम्र का भी नहीं था, और बहुत छोटी सी उम्र में उसने करप्शन भी किया था, बहुत पैसा भी कमाया उसने इंडिया से। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। कब हुआ था? 1757 में यह युद्ध हुआ था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। देखो, ब्रिटिशर्स खुद भी नवाब बन सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, वो किसी और को बिठा देते थे। क्यों? मैं बता देती हूँ। क्योंकि होता क्या था कि देश उनका था नहीं, वो कहीं बाहर से आए थे, तो अपने ही अपने ही किसी व्यक्ति को बिठाना शासन की गद्दी पे, ये ज़्यादा मैटर करता था जनता के लिए, कि जनता में विश्वास बना रहे, ठीक है। कोई बाहरी ताकत हम पे हुकूमत नहीं चला सकती, तो ऐसे विद्रोह हो सकता था, पहले ही विद्रोह हो सकता था। तो इसीलिए अपने ही देश के व्यक्ति को ही बिठाना उचित माना। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि
यह रास्ता इतना आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पे नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। ठीक है, तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, अब देखो मीर जाफर भी इरिटेट हो जाएगा और वो भी विरोध कर देगा। वो भी कठपुतली नवाब नहीं बनना चाहता है, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को ही नवाब बना दिया। ठीक है, जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसकी भी हराना पड़ा। उसे बंगाल में बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई। जब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये ब्लैंक पेज आ जाएगा ना, तो मैं अच्छे से बता देती हूँ। हुआ क्या, सुजाउद्दौला 1757 में, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। ठीक है, सुमन सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई। फिर कौन बना? मीर जाफर नवाब बना। ये परेशान हो गया तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि मीर कासिम को नवाब बनाया। पहले सुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई थी 1757 में, फिर मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर कठपुतली नवाब नहीं सिद्ध हो सका तो मीर कासिम ने बनाया। फिर मीर कासिम तो नहीं था, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और इसको हराया। ठीक है, और 1765 में इसकी मृत्यु हो गई मीर कासिम की। ठीक है, मीर जाफर को दोबारा बनाया गया नवाब। सॉरी, मीर जाफर की मृत्यु हो गई 1765 में। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखो मीर जाफर से शुरू करते हैं। ठीक है, मीर जाफर को सिराजुद्दौला के बाद नवाब बनाया गया। फिर मीर कासिम को बनाया गया। अब ये दोनों ही नवाब सिद्ध नहीं हुए। इसकी जो मृत्यु है मीर जाफर की, 1765 में हो गई इसकी मृत्यु, इसकी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये कठपुतली नवाब के नाम से जाने तो जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने कहा चलो अब तो हम खुद ही नवाब बन के दिखाएंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण 1765 में ही दीवानी मिल गई थी किसको? कंपनी को। दीवानी क्या होती है बताऊंगी मैं। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों में नियंत्रण मिल गया। देखो अब उसको जिससे पैसा आता है, अर्निंग आती है, उससे ही उसका संसाधनों पे कंट्रोल हो गया था, सोर्सेस पे कंट्रोल हो गया था कि हाँ इन संसाधनों से हम पैसे कमा सकते हैं। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी। ठीक है, प्लासी जब की जंग खत्म हुई तो ब्रिटेन से सोने की निकासी, क्योंकि अब तो वो भारत में ही पैसा बना रहे थे, तो ब्रिटेन से पैसा मंगाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि भारत में ही पैसा बहुत हो जा रहा था। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किलों दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब कैसे बने? वो अपने आप को नवाब बोलते थे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का ख्वाब, क्योंकि नवाब बहुत शानों शौकत से जीते थे, तो ब्रिटिशर भी चाहते जो कंपनी के लोग थे हम भी नवाब बन के दिखाएंगे, भाई हम भी नवाब कहेंगे।
एक शायद छूट गया मेरे से। हाँ, ये पिंक वाला छूट गया था। नवाब की शिकायतें, देखो नवाब कैसे शिकायतें करते हैं। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा। 1733 की बात है कि बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने की थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर दिया। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मान हाथ रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बना के लूट खसोट रहे हैं। कंपनी के अफसर नवाब बनने लगे। नवाब बनने का क्या मतलब था? नवाब का मतलब था कि अपने पास सत्ता ताकत थी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पे ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा, मैंने बताया था ना कि उसने बहुत सारा पैसा बनाया था। 1743 में जब वह इंग्लैंड में मद्रास, जो कि अब चेन्नई था, उसकी उम्र 18 साल थी। देखो 1743 की बात है और वो उसकी उम्र 18 साल थी, 43। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद 67, हाँ, हमेशा के लिए भारत से रवाना, तो उसकी दौलत 4 करोड़ ऐसी ऐसी कुछ पौंड है, मतलब ठीक है, 401102, ठीक है, 102 पौंड, ठीक है, 102 पौंड के बराबर, ठीक है, ये पौंड है, ठीक है, शायद 4 करोड़ है ये, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो 4 अरब एक ऐसे 100 समथिंग पौंड के बराबर उसका कुछ ऐसे, मतलब उसके बाद दौलत होगी। दिलचस्प बात यह होती कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन उसने खुद ही भ्रष्टाचार कर दिया था एक्चुअल में, तो तभी उसने पैसा कमाया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। मैंने बताया ना, सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोतों से संदेहास्पद लग रहे थे, उसे भ्रष्टाचार आरोपी से बरी तो कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उसके आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस पर लग गया था आरोप। अब फिर जब आरोप लग गया तो वो नहीं सह कर पाया होगा, तो 1774 में उसने मृत्यु ही कर ली, अपनी आत्महत्या करी, सुसाइड कर लिया। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की इस तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। कोई भी ऐसा नहीं बना फिर उसके बाद, कोई भी अफसर जो क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा कर पाए। ठीक है, क्लाइव की मृत्यु तो 1774 में हुई। बहुत सारी बीमारियों, लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों में से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत ठीक-ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों, कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया गया। क्लाइव खुद कैसे दिखता था? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे यहाँ ला खड़ा कर दिया। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पे चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ठीक है, तो अभी टीपू सुल्तान पढ़ना है हमें, शेर मैसूर, मराठों की लड़ाई भी पढ़ेंगे। ये देखिए, अभी तो बहुत सारा बच्चा है।
चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, देखो 1757 प्लासी के युद्ध से 1857 की क्रांति तक हमें पढ़ना है। भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी के सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया गया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी की राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल लेने लगा। अगला राजा कौन होगा, किस पद को किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों में भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार रहता था। उसे स्वतंत्र सेना का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना को रखरखाव के लिए वह कंपनी का पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पे उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1758 से 18, रिचर्ड वेलेजली का नाम याद रखिए, 1758 से 1805, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद को भी कई इलाके छीन लिए थे। देखो हैदराबाद हो गया, ठीक हो गया, और यहाँ पे हैदराबाद है, आधार पे हैदराबाद के इलाके भी छीन लिए थे, ठीक हो गया। यहाँ पे रिचर्ड वेलेजली था एक गवर्नर 1758 से 1805, उस समय अवध के नवाब को भी 1801 में अपना हिस्सा देना पड़ा था। इसी तरह से हैदराबाद को भी देना पड़ा। ये फोटो है अपने बेटों को ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिजाउद्दौला टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। 1772 बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फल नवाब सिजाउद्दौला की ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन वह रेजिडेंट के सामने उनकी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रही थी। देखो वो वाला सुजाउद्दौला जो मैंने पीछे पढ़ा है ना, वो सुजाउद्दौला नहीं है, ये दूसरा सुजाउद्दौला, उसमें दूसरा शौ था, इसमें दूसरा शौ है। देखो सुजाउद्दौला, ठीक है, ये वो वाला सुजाउद्दौला नहीं है। ओके, चलिए रेजिडेंट देखो, निषेधाज्ञा का होता है निर्देश, अधीनस्था क्या होता है, दब्बूपन, अधीनस्था किसी की अधीन होना, दब्बूपन है, निषेधाज्ञा निर्देश है, निषेधाज्ञा। देखो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ जेम्स मिल मैंने पढ़ाया था ना कल, उसने क्या क्या किया था भारतीयों के बारे में। दरअसल रेजिडेंट रियासतों का राजा होता था, ठीक है, हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा यानी निर्देश के तहत काम करने की छूट देते थे। जब स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ, ठीक है, दबदबा और मतलब रहता था और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता तो चीजें आराम से चलती रहती थी। शासनिक काम में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल रहा था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल-पुथल पैदा होती है। जेम्स मिल 1832। अब देखो टीपू सुल्तान शेर मैसूर कहा जाता है क्योंकि इसने शेर को मार दिया था, ठीक है, शेर के साथ झगड़ा लड़ाई की इसने और तब से इसको शेर मैसूर कहा जाता है। अब ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। देखो ये इंडिया का मैप मान लो तो इस साइड मैसूर इसी साइड था। जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पे खतरा दिखाई देने लग गया था तो कंपनी के प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाना दक्षिण भारत के राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और इसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासन 1782 से 1799। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, ठीक है, और हैदर अली ने 1761 से 1782 तक शासन किया और उसने 1782 से 1799 तक शासन किया। याद कर लो, जो हैदर अली था उसे 1761 से 1782 तक शासन करा था। अब ये टीपू सुल्तान बहुत आपको बहादुर वाला राज दिखेगा, सुल्तान दिखेगा। देखो कैसे,
मालाबार तट पे होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट था जहां से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी। मालाबार तट से 1765 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। 1785 में सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसियों व्यापारियों से, इसका जो था फ्रांसिस से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे टीपू सुल्तान के, तो उनकी मदद करने, उनकी सेना का और उनकी मदद से अपनी सेना का जो आधुनिकीकरण कर लिया। उसको लगा कि हमें ना जो सेना बनानी है वो यूरोपीय स्टाइल की बनानी पड़ेगी, यानी यूरोपियों की तरह हमें सीखना पड़ेगा कि वो कैसे लड़ते हैं, क्या करते हैं। चित्र नंबर 9, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जाएगा। डेनियल आम द्वारा 1793 का ये चित्र है। डेनियल आम द्वारा चित्र। कंपनी की फौजों को हैदर अली टीपू से कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के संधि करनी पड़ी। देखो, मराठा और हैदराबाद को मिलाकर, हैदराबाद के निजाम को मिलाकर 1792 में टीपू सुल्तान भी झुक गया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी, खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण में कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ 4 बार अंग्रेजों की लड़ाई हुई। एक तो हुई 67 से 69 तक, ठीक है, 67 से 69। दूसरा हुआ 80 से 84, 1780 से 84। दूसरा 90 से 92 और अंतिम हुआ 1799, ठीक है। पहला कब हुआ? 67 से 69, 68 69, 2 साल। 70 से 84, 90 से 92, फिर 99, ठीक है। चलिए, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया, ठीक है। इसके साथ मैसूर की भी सहायक संधि थोप दी। टीपू की कहानी। टीपू की कहानी है राजाओं की छवि को अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। पिछले किस्सों में उनकी ताकत खूब यशगान किया गया। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल के शिकार खेलने गए थे। मैंने बताया ना, वहां से एक शेर के सामने आ गए। उनकी बंदूक मौके पे साथ नहीं दिया, कटार भी जमीन पे गिर गई। फिर भी टीपू के निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिर कटार उठा लिया। अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। इसी के बाद उनका नाम शेर मैसूर कहा जाना है। इसे राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर भी होती है। देखो, टीपू का खिलौना है यह, टीपू का विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर, जिसमें इसमें एक नकली शेर के एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब उसका हैंडल घुमाया जाता है, नकली शेर दहाड़ता है और सिपाहियों के भीतर से चीख की आवाज आती है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट। 4 मई 1799 को जब अपने राजा श्रीरंगपट्टनम ने रक्षा करते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए। 4 मई 1799 की बात है, ठीक है। तो आपको देखो, सहायक संधि अभी मैंने पढ़ाई थी। सहायक संधि समझाया नहीं था शायद मैंने, तो सुन लो। सहायक संधि एक ऐसी संधि होती है जिसके तहत ब्रिटिशर्स जो है, सुल्तान जो होता है वो अपने वहाँ का सुल्तान तो होता है, सम्राट तो होता है, या राजा होता है, जो भी कह लो, ठीक है। लेकिन जो सैनिक रखने का अधिकार इसके अंदर उन सुल्तानों को नहीं होगा। जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, यानी दी जाएंगी, वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ही दी जाएंगी, ठीक है। और मद्रास और हैदराबाद के निजाम के साथ अंग्रेज मिले और टीपू को झुकना पड़ा, ठीक है। और 4 युद्ध लड़े। एक तो 67 से 69 तक, 1767 से 69 तक, एक 90 से 92 तक, एक 80 से 84 तक और एक 99 में लड़ा। और खिलौना पढ़ लिया। अब देखो, मराठे आ गए। देखो, कन्फेडरेसी क्या होती है, ठीक है। कन्फेडरेसी एक गठबंधन, अलायंस होता है, गठबंधन होता है। अब देखो, मराठों की लड़ाई पड़ेंगे। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को देखो, मराठा पहले इनके साथ थे, लेकिन देखो इन मराठाओं से भी इनका हो जाएगा, भी इनकी लड़ाई होगी मराठाओं से भी 18वीं शताब्दी के आखिर में, ठीक है। 18वीं सेंचुरी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया। देखो, मराठों में भी थोड़ी फूट हो गई थी,
तो कोई जैसे आपने बहुत सारे नाम है, वाडियार वंश, गायकवाड़, भोसले, ये सारे मराठों के अलग अलग गुट बन गए थे। तो मराठे भी वो क्षीण हो रहे थे, ठीक है, टूट फूट गए थे मराठों की, अलग गुट था, किसी का अलग गुट था। देखो यहाँ लिखा है ना, सिंधिया होलकर गायकवाड़, मैंने पढ़ा भी नहीं था अभी। देखो यहाँ पे लिखा है बागडोर, सिंधिया होलकर गायकवाड़, ये भोसले से अलग अलग राजवंशों के हाथों में थे। ये सारे सरदार एक पेशवा, सर्वोच्च मंत्री, आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी, उसमें जो पेशवा बोलते हैं, तो पेशवा माने होता है मंत्री। कन्फेडरेसी राज्यमंडल यानी गठबंधन अलायंस के सदस्य थे पेशवा। इन राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। पुणे सत्ता का केंद्र था, मराठों का जो था पुणे सत्ता का केंद्र था, पुणे। महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2% मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ये सिंधिया और फडणवीस का नाम याद रखते हैं आपको। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। 1782 में सालबाई की संधि हुई, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता, यानी कि अंग्रेज भी नहीं जीते, मराठा भी नहीं जीते, ठीक है। सालबाई की संधि 1782। 1803-1805 में दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, कई मोर्चों पर लड़ा। इसका नतीजा है कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में से आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के और बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, ठीक है। देखो मराठा में क्या हुआ 18वीं सदी के अंत में, ठीक है। ये 1761 के पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा का विकेंद्रीकरण होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। लेकिन ये बाद में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इन सब राजवंशों में बट गए, ठीक है। और जो था इनका पुणे जो था सत्ता का केंद्र हुआ करता था, ठीक है। और इन्होंने लेकिन उन्होंने जो थी संधियाँ गले थी कि भले ही हम अलग अलग हो गए हैं, लेकिन संधियों में जो जो बातें लिखी है वो माननी पड़ेगी, ठीक है। अब पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ हुआ था। 1782 में अंग्रेज भी नहीं जीते, मराठा भी नहीं जीते। 1803 और 1805 का जब समय आया तो अंग्रेजों ने आगरा और दिल्ली के यमुना क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, 1817 से 19 के आते आते मराठा हार गए और जो थे पेशवा को बिठूर भेज दिया पेंशन के लिए, पेंशन पे रख दिया। देखो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। सर्वोच्चता का दावा, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पे चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 गवर्नर जनरल रहे। सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत हुई। उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करना या उनका अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई देती है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के जब अंग्रेजों के कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में छोटे राज्य के कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ रानी चेन्नम्मा कित्तूर की थी, कर्नाटक में है, ठीक है। और उनकी मूर्ति भी बनाई गई है जो आप पिक्चर में देख रहे हो। 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया, 29 में मृत्यु। चेन्नम्मा के किन्नूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिशोध जारी किया, चौतरफा समर्थन सहायता। उन्होंने रायन्ना का नाम याद रखना है। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों में पकड़कर 1830 में फांसी पे लटका दिया। प्रतिशोध कैसे, दूसरे उदाहरण किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव का बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले लें। इसी डर से चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत में भी अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे। देखो मैं उत्तर पश्चिम में, ये यहाँ पे देखो, ये मैंने प्लस बनाया, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। अब उत्तर पश्चिम का यहाँ भी बनाती हूँ मैं। देखो ये मैंने बनाया, ये क्या बना, उत्तरी पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम,
ठीक है। अब उत्तर पश्चिम स्थिति में, यानी कि भारत के इस इलाके में उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये जो दिशाएं हैं वो देख लेनी चाहिए एक बार। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के भी अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराणा रणजीत सिंह कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। रियासतें साथ में 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिर 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति क्या थी? विलय नीति डलहौजी की विलय नीति थी। 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई। इसमें कहा गया कि अगर उत्तराधिकारी होगा तो उनका अपना होना चाहिए, अपना खून होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटे को शासक नहीं बना सकता है। तो ये नीतियां अपनाई लॉर्ड डलहौजी ने। जो आपने झांसी की रानी देखा होगा ना, तो उसमें यही होता है, ठीक है। तो इसमें सतारा 1848 में इसी के आधार पर कब्जे में संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार अवध भी 1856 में अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक तर्क दिया अवध के लिए कि अवध में कुशासन का आरोप लगा दिया और कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए वे अवध पे कब्जा करने को मजबूर हो गए। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया, उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़क उठा। अवध के लोगों में भी 1870 महान विद्रोह में शामिल हो गए। ये संबलपुर के वीर सुरेंद्र राय का चित्र है। विलय नीति, विलय नीति क्या थी? विलय नीति थी अधिग्रहण की आखिरी लहर 1858 से 1856 में। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना, दत्तक पुत्र को हम, गोद लिए पुत्र को शासक नहीं बना सकते, अपने ही बेटे को राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाली बात थी, ठीक है। देखो, सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में अंग्रेजों के हाथ, और अवध के लिए 1856 में तर्क दिया था कि कुशासन का आरोप लगा दिया था राजा पे। देखो मैंने बात आया था ना कि मैसूर यहाँ पर है। ये देखो, मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, गोवा, पूना, बड़ौदा, लखनऊ, दिल्ली, काठमांडू, बनारस, कलकत्ता। देखो 1757 में, ठीक है, ये था। फिर इतना जो पीला वाला हिस्सा है ना, पहले ब्रिटिशर्स का इतना था, इतना था, फिर इतना 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 हो गया, और फिर ये देखो कितना बड़ा बना दिया उन्होंने। ये सब बनारस, कलकत्ता, लाहौर सब कुछ कब्जे में ले लिया। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785। देखो, जो लॉर्ड हेस्टिंग था वो अलग था, वॉरेन हेस्टिंग अलग है, ठीक है। बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल की बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। प्रेसिडेंसी क्या होती है? जिसमें ब्रिटिश इलाकों में प्रशासनिक इकाइयाँ जो बट गए थे उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है, ठीक है। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। बंगाल, मद्रास, मुंबई। मैप में दिखा देती हूँ। यहाँ कहीं बंगाल है, ठीक है, मद्रास है और ये बम्बई, ठीक है। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। एक तो फौजदारी अदालत, दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों का मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे और मौलवी हिंदू पंडित उसके भारतीय कानून की व्याख्या करेंगे।
यूरोपीय जिला कलेक्टर। और फौजदारी अदालत में काजी मुफ्ती के अंतर्गत लेकिन कलेक्टर की निगरानी में काम करेंगे। देखो क्या होता था 1772 में दो प्रकार की अदालत, एक तो फौजदारी अदालतें, दूसरा दीवानी अदालतें। फौजदारी अदालतों में यूरोपीय कलेक्टर जिला कलेक्टर होगा, ठीक है, यानी यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ठीक है, और मौलवी हिंदू पंडित भारतीय कानूनों की व्याख्या करेंगे। वही फौजदारी अदालतों में काजी मुफ्ती के अंतर्गत लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करेंगे, काजी मुफ्ती, ठीक है। तो काजी क्या होता है, एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती मुसलमान समुदाय के न्यायविद जो कानून की व्याख्या करेगा। काजी इसी व्याख्या का आधार में फैसला सुनाएगा। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता है, इसे महाभियोग किया जाता है। वहाँ पे एक कॉमन सभा और लॉर्ड सभा होती है ना, जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से वहाँ पे लॉर्ड सभा कॉमन सभा होती है। तो कॉमन सभा किसी व्यक्ति पे अगर आरोप लगाए तो फिर लॉर्ड सभा में उसका मुकदमा चलाया जाता था। वॉरेन हेस्टिंग पे मुकदमा चल रहा है, आरजी पोलैंड द्वारा चित्रित है, 1789 का ये चित्र है। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस बंगाल का शासन में सही ढंग से ना चलाने का आरोप लगाया। एडमंड बर्क ने, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बंगाल के शासन ढंग से ना चलाने का आरोप वॉरेन हेस्टिंग पे लगाया 1785 में। किसने लगाया? एडमंड बर्के, बर्क ने। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून को अलग अलग व्याख्या करते थे। देखो जो धर्मशास्त्री थे, कोई धर्मशास्त्री अलग तरीके से होता है, कोई दूसरा धर्मशास्त्री अलग तरीके से व्याख्या करता था। इस विभिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों को मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार करने के लिए दे दी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में, और अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। सदर निजामत अदालत की भी समय याद रख लो, अपीली अदालत के लिए सदर निजामत अदालत की स्थापना, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों की पुलिस अधिकारियों को दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन को सुधार के नए विचारों तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार यानी घोड़े पे चलने वाले प्रशिक्षित, जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, सवार, तीरंदाजी, तलवारबाजी प्रशिक्षण दिया जाता सेना में। सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षणवादी पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों, शस्त्र इलाकों, किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो कि भारतीय सिपाही से मतलब आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना भी घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र लड़ रहा था, जहां मस्केट, तोड़ेदार बंदूक, मैचलॉक लेस होते थे। कंपनी की सेना सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और अब भी उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। धर्मशास्त्र क्या होता है? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार, घुड़सवार, मस्केट होता है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक भारी बंदूक। मैचलॉक, शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। अब देखिए, ये है कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का सवार, एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है। मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी की घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी।
19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी-कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करके चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय धार्मिक भावना को आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद अपने समुदाय का सदस्य मनाने की वजह से सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन को, अपनी पहचान, यानी कि वे कौन हैं, और इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनकी सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोहियों के बारे में हम 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से प्रक्रिया में और तेजी हुई। जब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लगता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों में यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज, उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी का कंपनी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में नियंत्रण में ले चुकी थी। तो फिर यहाँ से मैंने पढ़ाया आपको। एक बार कंपनी की फ़ौज से शायद मैं सही तरीके से नहीं पढ़ाया। देखो, कंपनी की फ़ौज में ना अब सवार, घोड़सवार और प्रशिक्षण बहुत अच्छा देने लग गए थे। नियंत्रण में आ गया था, मतलब सारी चीज़ें। ग्रामीण और सशस्त्र किसानों की भी संख्या बड़ी संख्या थी। ठीक है, पैदल सैनिक थे, बहुत अच्छे से उनको ट्रेन किया जा रहा था। मस्के, तोड़दार बंदूक और मैचलॉक लैस होते थे। देखो, बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था। देखो, बर्मा है, अफगानिस्तान है, मिस्र है, वहाँ भी लड़ाई चल रही थी। देखो, ये कुछ शब्द है धर्मशास्त्र। सवार भी, घुड़सवार। मस्केट क्या होता है कि एक भारी बंदूक, मस्केट। मैचलॉक, बंदूक की जिसमें बारूद और माचिस की चिंगारी दी जाती है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करा देती हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन समझना ज़रूरी है। मैंने पढ़ा है कि औरंगजेब का 1708 में मृत्यु के बाद स्टार्टिंग होती है। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा है कि बहादुर शाह जफर के बेटों को गिरफ्तार कर लिया था हडसन के द्वारा, तो मार दिया था, उसे रंगून भेज दिया था। फिर मैंने केप ऑफ गुड होप के बारे में बताया, मेमोराइज करो। 1600 में चार्टर दे दिया था महारानी ने, इजाज़त नामा दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, सस्ती कीमतों पे भारत से लेती थी सामान, और भारी कीमतों में, महंगी कीमतों में यूरोप में बेच देती थी। मसालों के लिए आई थी। रेशम और सूती की ज़बरदस्त मांग थी। 1651 में हुगली नदी के तट के किनारे एक फैक्ट्री बना दी थी। वहाँ से निर्यात का काम, वहाँ पे सामान को जमा किया जाता था। दफ्तर भी वहीं थे, सभी गवर्नर वहीं अफसर वहीं बैठते। यहाँ वेयर हाउस भी थे। 1696 तक कंपनी इस आबादी को चारों तरफ से किला बनाना भी शुरू कर दिया था, 1696 में। ठीक है, 51 से 96 के आसपास का डेट याद रखना। ठीक है, और कलकत्ता में 3 गांव रिश्वत देकर 3 गांवों को भी मिला लिया था। एक फरमान था, शाही आदेश। ठीक है, फिर प्लासी का युद्ध पड़ा, कठपुतली नवाब पड़ा, प्लासी का युद्ध पड़ा, बक्सर का युद्ध पड़ा, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया। ठीक हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग पड़ा, वॉरेन हेस्टिंग पड़ा, टीपू सुल्तान पड़ा, मराठाओं की लड़ाई पड़ी, कित्तूर के रानी चेन्नम्मा पड़ा कर्नाटक में। ठीक है, 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1829 में मृत्यु हो गई थी उनकी। ठीक है, रायन्ना का नाम याद रखना। विलय नीति पढ़ी थी। सितारपुर, नागपुर, उदयपुर, सतारा, झांसी को कैसे और अवध का एक अलग ही कारण दे दिया था, कुशासन का आरोप लगाया था। नए शासन की स्थापना किस प्रकार हुई थी। ठीक है, एक 2 अदालत फौजदारी अदालत बनाई थी और एक दीवानी अदालत बना दी थी। अभियोग क्या होता है ये पढ़ा। धर्मशास्त्र क्या होता है ये पढ़ा। कंपनी की फौज 11 पंडितों की एक बैठक बनाया था, ताकि एक संकलन तैयार हो सके, क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग बातों पे विश्वास करते थे।
और फिर निष्कर्ष में भाप का इंजन भी बन चुका था। 3 हफ्तों में ट्रैवलिंग से हम पहुंच जा रहे थे जहाँ पर 6-8 महीने लग जाते थे, और 63% भूभाग पर नियंत्रण था। आबादी 78% आबादी में कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे रीड करिएगा, दोबारा बनाइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा और देखिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।